आज पूरे देश के लिए एक पर्व का दिन है, अर्थात आज 22 जनवरी है। यह वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना, क्योंकि आज हम लोगों का एक राम पर्व अर्थात विशेष पर्व है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को जो है हिंदी पद्य साहित्य के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये वो प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में 2 बार या 2 से अधिक बार जो है पूछे गए हैं। तो आपको करना क्या है, आप जो है ये इन 20 प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए और आप यह भी बताइएगा कि इन 20 प्रश्नों में से आपको पहले से कितने प्रश्न मालूम थे। तो आपकी यहाँ पर क्षमता भी चेक हो जाएगी कि आप कितना अपनी तैयारी कर चुके हैं। तो चलिए जय श्री राम के साथ हम लोग जो है इस पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी का जो प्रथम कवि है, ये देखो जो कि प्रथम वाली रचनाएं हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आपका ऑप्शन सही होगा सरहपा। सरहपा जो हैं वो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक, दूसरा हमारा है खालिक बरी के रचयिता हैं। एक रचना है खालिक बरी, तो खालिक बरी जो है इसके रचयिता का क्या नाम है, यहाँ पर हम लोगों से पूछ लिया है। तो देखिए पहली बात, अब ध्यान से देखिए, खालिक बरी ये थोड़ा मुस्लिम वर्ड लग रहा है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो किसकी रचना हो जाएगी, अमीर खुसरो की। ठीक, तो ये खालिक बरी किसकी रचना है, अमीर खुसरो की रचना है। ठीक, नेक्स्ट बात करें, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया गया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए जो है चारण नाम दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, किसने दिया है इस नाम को, तो इसका आपको सही जवाब देना है। यहाँ पर हमारे पास कितने मतलब कि ऑप्शन हैं, तो हमारे पास यहाँ पर कुल मिलाकर जो है 4 ऑप्शन हैं, जिसमें सही जवाब आपका हो जाएगा राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए क्या नाम दिया है, चारण काल नाम दिया है उन्होंने। ठीक, नेक्स्ट आपका है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। जो हिंदी है उसका प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है, तो आपको मैंने पिछले कई वीडियो में बताया भी है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो है। क्या है, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यह बात आप सभी लोग याद कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट है हमारा हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए, किसके, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए जो है वपन काल नाम दिया है। तो बच्चों ये नाम जो है आचार्य महावीर प्रसाद जो है द्विवेदी जी ने इस नाम को दिया था। ठीक, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आपका है अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है। जो अष्टकाल के कवि हैं उसका संबंध भक्ति काल के किस शाखा से मतलब कि है, ये यहाँ पर हमारे पास कई ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन चुनकर बताना है। तो सही जवाब होगा इसका कृष्ण भक्ति शाखा। क्या सही जवाब हो जाएगा, कृष्ण भक्ति शाखा। अब हमारा अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर जो है आप सब लोग ध्यान दीजिए, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए हिंदी साहित्य जो हमारा है इसके किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। हमारे पास पहला ऑप्शन है आदिकाल, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास भक्ति काल, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास रीतकाल और चौथा ऑप्शन है हमारे पास आधुनिक काल। तो देखिए स्वर्ण युग आप सभी को मालूम है जिसमें भक्ति भाव हो, तो जाहिर सी बात है आपका भक्ति काल जो है स्वर्ण युग के नाम से या उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का ऐसा कौन सा काल है जिसे हम पूर्व मतलब कि मध्य काल कहते हैं, तो ये आपका इसका भी सही जवाब हो जाएगा भक्ति काल। यानी ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि दोनों में जो है अलग अलग तरीके से इसको पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। तो जो रीतिकाल है उसको श्रृंगार काल का नाम किसने दिया है, यहाँ पर हम सभी को बताना है। हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर, पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा हमारा ऑप्शन है आचार्य जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा हमारा ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो इसका सही जवाब यही होगा तीसरा ऑप्शन, ये बहुत बार पूछा भी गया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया।
नेक्स्ट आपका प्रश्न है रीत मुक्त काव्य के रचनाकार अर्थात कवि हैं। मतलब रीत मुक्त मतलब रीतिकाल से मुक्त जो है वो कौन कवि हैं। यहाँ पर हमारे पास कई ऑप्शन हैं। आपका पहला ऑप्शन है भूषण, दूसरा घनानंद, तीसरा बिहारी, अगला बोधा ठाकुर, अगला आपका आचार्य केशवदास। इसके दो आपके ऑप्शन सही होंगे, तो आप अपने बोर्ड कॉपी में दो ऑप्शन लिखिएगा, एक घनानंद और एक बोधा ठाकुर। ये दोनों जो हैं वो आपके रीत मुक्त कवि हैं। और इसके अलावा जितने भी हैं बिहारी, भूषण, आचार्य केशवदास, ये नाम रट लीजिए। ये सब जो हैं रीति मतलब कि रीतिबद्ध कवि हैं। ये रीतिबद्ध कवि हैं और ये रीति मुक्त कवि हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर लिखा है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं है, रीतबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं है, तो यहाँ पर हमें इसमें बताना है। देखिए इसमें एक ऑप्शन बनाने में दिक्कत हो गई है। यहाँ भिखारी दास के बजाय, हालांकि भिखारी दास भी इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि ये सब रीतिबद्ध का मतलब कि काव्यधारा के कवि हैं। यहाँ पर एक्चुअल में ऑप्शन घनानंद था, तो अगर घनानंद हो या फिर ये भी हो तो ऑप्शन में तो क्लिक हो ही जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन इसको जो है यहाँ घनानंद करके बोलेंगे। और वहाँ मैंने अभी बताया कि रीत मुक्त जो है रीतबद्ध जो है आपके कवि कौन नहीं है, घनानंद। तो यहाँ पर ऑप्शन घनानंद था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में बिहारी लाल ने किस छंद में रचना की है। जो बिहारी लाल हैं उन्होंने किस छंद में रचना किया है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो बिहारी लाल जो है किस छंद में रचना किए हैं, इसका सही जवाब है बिहारी लाल ने जो रचना किया है वो दोहा। आपने बिहारी सतसई का नाम सुना होगा, तो बिहारी सतसई के नाम से जो है उन्होंने रचना किया है, तो वो दोहा है। ठीक, किस छंद में रचना है, तो ये दोहा में है, ये मान के चलिएगा आप लोग। ठीक, आगे चलेंगे। भारत भारती किसकी रचना किस विधा की रचना है। भारत भारती जो है वो किस विधा की रचना है, यहाँ पर हम सभी को बताना है। तो देखो बच्चों, मैं पहले से आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि हम जो ये आपका कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं काव्य संकलन का है, तो काव्य संकलन का है तो जाहिर सी बात है इसमें हमें कहानी, उपन्यास, नाटक तो देखने को मिलेगा नहीं। पद्य साहित्य हम करा रहे हैं तो काव्य ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परिजात किस कवि के गीतों का संकलन है। परिजात जो है किस कवि के गीतों का संकलन है, तो हमारे पास इसमें कई ऑप्शन हैं, तो हम यहाँ पर जो है सही ऑप्शन पर क्या करेंगे, टिक मारेंगे। तो परिजात मतलब कि किस कवि के गीतों का संकलन है, तो ये आपके जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगला है प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस है। जो प्रिय प्रवास है इस काव्य कृति का मुख्य रस है, जिसका मुख्य रस है, आपको पता होगा आपके कक्षा 12 में एक पाठ है पवन दूतिका। पवन दूतिका इसी प्रिय प्रवास जो है काव्य महाकाव्य का जो है इसी से लिया गया है। तो उसमें राधा के वियोग होने की बात की गई है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वियोग सिंगार। ठीक, नेक्स्ट है आपका हरिऔध जी की कृति नहीं है। इसमें से कौन सी हरिऔध जी की कृति नहीं है, तो देखिए ये आपका जो है चित्राधार जो है वो हरिऔध जी की कृति नहीं है। निम्नलिखित में से जो है हरिऔध जी की रचना नहीं है, फिर से यहाँ पर पूछ लिया है हरिऔध की रचना। तो देखिए ये अभी वहाँ से देख लेंगे हैं, ये अभी वहाँ से देख लेंगे हैं। ठीक, तो इसमें से कौन सी हरिऔध की रचना नहीं है, तो ये आपका अनघ जो है वो हरिऔध जी की रचना नहीं है। ये बात आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अगला हमारा है सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला। तो सुमित्रानंदन पंत जो हैं ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त किए थे, तो किस मतलब कि किसके ऊपर प्राप्त किए थे, तो बहुत प्रसिद्ध मतलब है ये चितंबरा। इस काव्य पर जो है उन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, चितंबरा, जिसमें गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट है आपका छायावाद की विशेषता है। जो छायावाद है उसकी विशेषता क्या है, तो छायावाद में जो है एक्चुअल में प्रकृति चित्रण का विशेषता यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है आपका कामायनी महाकाव्य के सर्गों की संख्या है। जो कामायनी महाकाव्य है उसके सर्गों की कितनी संख्या है, मतलब उसमें कितने सर्ग हैं, तो कामायनी महाकाव्य में जो है कुल 15 सर्ग हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।